हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट पढ़ा, अब हम उससे नीचे चलेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है ना, ये जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है, मतलब ये एक बैकबोन है इंडिया की जुडिशियल सिस्टम की। कैसे? देखो, ये हैंडल करते हैं क्योंकि मेजोरिटीज ऑफ द केसेस जो है ना, वो ये हैंडल करते हैं। समझे? इंश्योर करते हैं जस्टिस के डिलीवर हो सके कहाँ पे? ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है। अब जितने भी ये नीचे केसेस है, छोटे केसेस, डे बाय डे, हर दिन के देखो डिस्प्यूट स्क्वेरल्स तो हर जगह होती है। अब ये केसेस अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे तो मोर सीरियस केसेस लाइक मर्डर एंड रेप एंड उस तरह के केसेस, करप्शन केसेस, वो हैंडल करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये छोटे केसेस हैंडल करेगी। तो इसके लिए जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है बड़ा एम रोल करते हैं, चाहे वो सिविल है चाहे वो क्रिमिनल केसेस है। तो ये फंक्शन किसके अंडर करते हैं? सुपरविजन अंडर हाई कोर्ट के अंदर। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ना, हाई कोर्ट के हमने पढ़ा था। तो स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, वो क्लियरली आउटलाइन किया हुआ किसमें? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 1973 में। इसमें जो है इनके जुरिस्डिक्शन, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, और बहुत सारे जो है स्पेसिफिक स्टेट लॉज भी हैं, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे जो है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो है काम करती हैं। ओके, देखो कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड टू मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट से। जैसे आर्टिकल है 233। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? इसके लिए देखो, गवर्नर और स्टेट का अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जज को, किसके साथ? कंसल्ट करने के बाद, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के साथ, एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन। जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी स्टेट में, उस हाई कोर्ट के जो है साथ कंसल्ट करके जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है। एलिजिबिलिटी क्या है एक डिस्ट्रिक्ट जज की? कि एटलीस्ट 7 ईयर्स जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो एज ए एडवोकेट या तो एज ए प्लीडर। ओके, और मस्ट बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेड भी होना चाहिए। ये 2 एलिजिबिलिटीज है। ये आर्टिकल 233 में। अब आर्टिकल 234 में क्या है? रिक्रूटमेंट। जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी भी तो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में जो है आर्टिकल 234 कहता है। ये आर्टिकल जो है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन जो जुडिशियल सर्विसेज में एक्सक्लूडिंग जज के बारे में, ये भी गवर्नर के द्वारा की जाएगी। जो रूल्स फ्रेम किए जाएंगे इन अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे स्टेट के, ठीक है, जो लेजिस्लेचर ने वहाँ के फ्रेम किए होंगे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी। ओके, अब देखो, और फिर कंसल्टेशन किसके साथ करनी है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससीज के साथ, ठीक है, और हाई कोर्ट के साथ जो है कंसल्ट करके ये लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स को। ओके, फिर आता है आर्टिकल जो है 235। ये जो है कंट्रोल के बारे में बताता है सबऑर्डिनेट। देखो, हाई कोर्ट का ये आर्टिकल ये बताता है कि हाई कोर्ट का जो है किसी उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो एक्सरसाइज करेगा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और सुपरवाइजरी कंट्रोल इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। जैसे मतलब रिलेटेड टू उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन जुडिशियल ऑफिसर्स की, या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है किसी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज की, ये सारे हाई कोर्ट के अंडर होते हैं उस रिस्पेक्टिव स्टेट के। फिर आर्टिकल 236 डेफिनेशन देता है, जो टर्म है डिस्ट्रिक्ट जज की और जुडिशियल सर्विसेज की, जो इंक्लूड करता है वेरियस कैटेगरी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इन द स्टेट। इसमें ठीक है वेरियस के एक डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा, कौन कैसे कैसे जुडिशियल सर्विसेज के में लोग जो है अपॉइंट होंगे, वो किस टाइप के होंगे, ये सारी जो है आर्टिकल 236। आर्टिकल 237 क्या बोलते हैं? ये एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन जो सर्टन क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो डिक्लेयर कर सके कि कोई मजिस्ट्रेट जो है, कोई सर्टन मजिस्ट्रेट जो है, वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो है टू बी सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपॉइंट हो सके, और ब्रिंगिंग देम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 233 और 236। ठीक है, अंटिल दे वर सिविल सर्वेंट नाउ देयर जो है अपॉइंटेड इन ए कोर्ट। ओके, दे आर गिवन जुडिशियल पावर्स, और वो प्रीव्यू में आ जाते हैं आर्टिकल 33 से 36 के बीच में। ठीक है, अब हाई कोर्ट का रोल क्या है? देखो, आर्टिकल 227 जो है ना, वो हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो सुपरटेंडेंस मतलब वो उनकी मतलब उन पे निगरानी रख सके। सुपरिटेंडेंस का मतलब ये है कि ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स जो उस टेरिटोरियल की जुरिस्डिक्शन में, जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जितने भी जो नीचे कोर्ट्स हैं, आर्टिकल इसमें 235 ये भी प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उस कोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। ठीक है, किस किस टाइप्स की जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं। देखो, एक है सिविल कोर्ट,
ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट्स देखो, ये सिविल कोर्ट का मैंने इसका आगे सब टाइप्स देखना है। सिविल कोर्ट्स में कौन कौन, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है सिविल कोर्ट में, जो जो सिविल केसेस में जो है हाईएस्ट कोर्ट है सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट आप समझते हो ना, स्टेट्स को जो है मल्टीपल प्रोविंसेस में बांटा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है इसके जो है इसका हेड होता है इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और वो हैंडल करता है अपील्स, जितने भी लोअर जो सिविल कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे, या ओरिजिनल जो केसेस उसके पास आए हैं जो सिग्निफिकेंट वैल्यू या इंपॉर्टेंस के हैं, उनको हैंडल करता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, ओके। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सबऑर्डिनेट जज, देखो अब डिस्ट्रिक्ट जज को ना असिस्ट करने के लिए भी ना उसके साथ जो है एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सबऑर्डिनेट जज भी होता है, क्योंकि देखो असिस्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को और हैंडल करने के लिए जो सिविल केसेस है जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स या मॉनेटरी वैल्यूज़ के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ये कुछ कॉम्प्लेक्स केस आ गया कोई है, तो उसको असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है। देखो सिविल कोर्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, दूसरा आता है मुंसफ कोर्ट। देखो ये कोर्ट जो है स्मॉल क्लेम्स या सूट्स जो हैं लोअर पिक्यूनरी लिमिट्स के जो है उनको जो है हैंडल करता है। ये लोएस्ट टियर होता है एक सिविल जो कोर्ट होती है उसके जो है हायरार्की में, समझे कि नहीं समझे? मतलब देखो मैंने सिविल कोर्ट में क्या क्या बताया, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया जहां डिस्ट्रिक्ट जज होता है कि नहीं, और दूसरा मैंने बताया मुंसफ कोर्ट, दो हो गए। मुंसफ देखो ये सिविल कोर्ट का जो है डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाईएस्ट है सिविल केस में इन डिस्ट्रिक्ट में, और मुंसफ जो है लोएस्ट है। और अब आते हैं हम क्रिमिनल साइड में। देखो क्रिमिनल कोर्ट जो है ना या सेशन कोर्ट जिसको भी कहते हैं, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में। क्रिमिनल और सिविल के अगर बीच का आपको डिफरेंस नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता है सॉरी टू से, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो है क्रिमिनल कोर्ट जो है ना, इसमें जो है अब सिविल कोर्ट के हमने दो पढ़े, एक मुंसिफ कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, उसमें अब हमने सेशन कोर्ट पढ़ा। ये क्या है क्रिमिनल केसेस में, ये क्रिमिनल केसेस जो है जो देखो सिविल में ना जो जैसे डिवोर्स फैमिली रिलेटेड मैटर्स होते हैं, क्रिमिनल्स में जो है क्रिमिनल मैटर्स जैसे थेफ्ट है, जैसे रेप भी है, क्राइम है, कोई मतलब कोई कत्ल है, किसी को मार दिया है, कोई मतलब इंजरी कर दी है, ये इस तरह के लड़ाई झगड़ों के वो फैमिली मैटर्स के, डिवोर्स के, मैरिजेस के रिलेटेड के डिस्प्यूट्स में जो है सिविल केसेस ज़्यादातर आते हैं। अब सेशन कोर्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है इन डिस्ट्रिक्ट में, और प्रिसाइड ओवर द सेशन कोर्ट कौन, डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट एक जज होता है, ठीक है, जो हैंडल करता है सीरियस क्राइम केसेस इंक्लूडिंग जो पनिशेबल हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के और या डेथ के, हालांकि इसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। इसमें भी एडिशनल सेशन जज होता है। ये जज जो है अपील हेयर करता है या रिवीजन करता है जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा, जो असिस्ट करता है सेशन जज को, जो नीचे से जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास, हैंडल करता है जो लेस सीवियर क्रिमिनल केसेस होते हैं जैसे थेफ्ट या किसी ने असोल्ट कर दिया किसी को या चोरी कर ली, इस तरह के केसेस, ठीक है। वहीं डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्रिमिनल केसेस और मतलब जैसे किसी ने खून कर दिया किसी का, ठीक है, इस तरह के केसेस, या किसी को और सजा देनी 7 साल या उसके ऊपर की। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक सेकंड क्लास भी होता है, ये भी हैंडल करता है माइनर क्रिमिनल केसेस जैसे पैटी थिफ्ट हो गया या कोई पब्लिक न्यूसेंस किसी ने क्रिएट कर दी, किसी ने सड़क को बंद करके कुछ हंगामा कर दिया, ठीक है, या फिर एक है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो ये सुपरवाइज करता है ये जितने भी बाकी मजिस्ट्रेट है ना, और हैंडल करता है केसेस जो हाई सीवियरिटी के हैं, जिन्हें जो है विच डू नॉट रिक्वायर द जिनके पास क्या है सेशन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। और बाकी इन सारे एडिशनल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास और इनको जो एडिशनल जो जजेस हैं इनको जो है सुपरवाइज भी करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे ऊपर आता है। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव फंक्शन के लिए, सच एज पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसकी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कलेक्टर दे सकते हो एग्जाम्पल इसकी? मुझे इसकी एग्जाम्पल दो आप। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, देखो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के रिलेटेड होता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर इसके अंडर होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट की क्या है। देखो जुरिस्डिक्शन के बाद देखो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, देखो ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें जो है कोर्ट जो है अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है। जो हर एक सबऑर्डिनेट कोर्ट ना वो एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर जो है मेंटेन करते हैं। टिपिकली या तो वो डिस्ट्रिक्ट होगी या सब डिवीजन हो सकते हैं, कोई तहसील हो सकती है, उसके अंडर जो है उसकी जुरिस्डिक्शन होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट की, या तो उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में होगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर तहसील में होगी या किसी ब्लॉक में, इस तरह होती है, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है, एक सिविल डिस्प्यूट जो है किसी का प्रॉपर्टी का समझ लो, वो लोकेटेड है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, वो उस डिस्ट्रिक्ट में ही उस कोर्ट में वो फाइल किया जा सकता है क्योंकि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन उसी डिस्ट्रिक्ट में। फॉर एग्जांपल किसी एमपी की कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके नहीं अप्लाई करेगा केस, फाइल नहीं करेगा अपील, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में करेगा जहाँ उस कोर्ट की जो है क्या है, उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब कि मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ए केस इन ए कोर्ट कैन हेयर, मतलब कितने पैसे, पिक्यूनरी मतलब कितना पैसा जो है उस, मतलब अगर कितने पैसों तक वो जो है उस कोर्ट को जो है वो कोर्ट जो है सुन सकता है अपील, मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख कितने तक सुन सकता है, ठीक है। और कोर्ट ये क्लासीफाई करता है उसकी एबिलिटी और हैंडल करता है केस उनके फाइनेंशियल स्टेक्स के ऊपर। मुनसिफ कोर्ट जो है हैंडल्स केसेस जिसमें लोअर मॉनेटरी होती है, मतलब कम पैसे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैंडल करता है थोड़ी उससे ज़्यादा मॉनेटरी, उसमें भी कुछ अब और या नो स्पेसिफिक लिमिट, अपर लिमिट भी होती है इसमें, एक्चुअली यहाँ दिया नो स्पेसिफिक लिमिट। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्डिक्शन मतलब रेफर टू अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर द केसेस ऑफ स्पेसिफिक टाइप, किस टाइप के, एक सिविल कोर्ट जो है क्रिमिनल कोर्ट के थोड़ी सुन सकता है, जो सिविल कोर्ट जैसे डील करता है किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई फैमिली मैटर है, डिवोर्स है या कोई इनहेरिटेंस है, मतलब कि माँ बाप की ज़मीन है, आगे फैमिली में ज़मीनों का झगड़ा हो गया, या कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से लिया है दिया है उसको कोई वोलेट कर रहा है, तो उस केसेस में सिविल चुनेगा। अब क्रिमिनल कोर्ट जो है वो हैंडल करता है ऑफेंसेस जैसे चोरी है, असोल्ट है, मर्डर है, ये अंदर इंडियन पीनल कोड के अंदर जो बताए हुए क्रिमिनल, ठीक है, ये क्रिमिनल कोर्ट देखता है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं जो मैटर्स कुछ स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे फैमिली मैटर्स, कंज्यूमर ग्रीवियंस या लेबर का कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन देखो इनका, देखो कोर्ट हेयर्स द केस मतलब फर्स्ट टाइम, या ट्रायल कोर्ट, ये जो है पहला, मतलब अगर किसी का कोई मसला हो गया, कोई क्राइम है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन कोर्ट को दी हुई है कि आप ये जो है इसमें आप फर्स्ट हैंड आप ही मतलब अपील ले सकते हो। जैसे मुनसिफ कोर्ट जो है वो स्मॉल सिविल डिस्प्यूट्स जो है हैंडल करता है, ठीक है, मुनसिफ कोर्ट। अब ये इनकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है वो एट द ट्रायल स्टेज जो है हैंडल करता है, ये इसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। फिर होती है अपलाइड ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एक्ट कर सकता है एज एक अपीलाइड बॉडी, मतलब एक अपील के लिए, मतलब लोअर कोर्ट से जो अपर कोर्ट में आती है, ठीक है, अपील, ठीक आती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में कर रहा है, हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट, वो अपलाइड ज्यूरिस्डिक्शन होती है। देखो अपील फॉर जो डिसीजन है मुनसिफ कोर्ट के जैसे, वो कौन सुनता है, डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये क्या है, अपलाइड ज्यूरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। अपील इन क्रिमिनल केसेस जैसे डिसीजन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो कौन सुनता है, सेशन जज, ये क्या है, सेशन जज की क्या है, इसके ऊपर अपलाइड ज्यूरिस्डिक्शन है। सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन जो हायर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट है, वो सुपरवाइज और गाइड करती हैं नीचे वाली कोर्ट्स को, ठीक है। कुछ स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन भी होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है जो वो हैंडल करती है मैट्रिमोनियल इश्यूज जैसे डिवोर्स, कस्टडी या फिर मेंटेनेंस। कंज्यूमर कोर्ट जो है वो एड्रेस करती है कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर्स की जो है इश्यूज। लेबर कोर्ट जो है वो हैंडल करती है डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन की। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ये जो है कोई माइनर चिल्ड्रन है उसके रिलेटेड केस हैंडल करती है। तो कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी, नंबर ऑफ कोर्ट्स जो है ये क्रिएट की गई हैं ताकि जो है अलग अलग टाइप के ग्रीवियंस के लोग अलग अलग जगहों पे जा सके। ओके, अब एग्जाम्पल है ज्यूरिस्डिक्शन एलोकेशन का। जैसे देखो सिविल कोर्ट में मैंने आपको मुनसिफ कोर्ट बताया था, ये जो है स्मॉल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स क्लेम जैसे कि बिलो 2 लाख, डिपेंडिंग अपॉन को उस स्टेट का रूल क्या है, कहीं स्टेट में 3 लाख भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे वो अपील जो है मुनसिफ कोर्ट से सुनती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अगर मुनसिफ कोर्ट में या ओरिजिनल सूट ऑफ सिग्निफिकेंट मॉनेटरी वैल्यू हो। क्रिमिनल कोर्ट वही है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट में जो है जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास है ना, वो केस सुनता है जिसमें इम्प्रीजन अप टू 3 साल दे सकते हैं या फिर फाइन। वो केसेस मैं आपको यहाँ ग्रेविटी बता रहा हूँ क्राइम की, ठीक है। सेशन कोर्ट में जो हीनियस क्राइम जैसे मर्डर या पनिशमेंट या एक्सटेंड टू लाइफ या इम्प्रीजन या डेथ पेनल्टी की, ये सेशन कोर्ट सुनता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वो इंश्योर करता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की वो इंश्योर करता है कि एक क्लियर डिवीजन हो, अलग अलग हो बांटे हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ताकि ये चीज़ क्या एक एफिशिएंटली और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो है जस्टिस डिलीवरी कर सके, इंसाफ दिया जा सके लोगों को। अगर इन सबको आप जंबल कर दोगे, एक साथ कर दोगे मिक्सअप, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ताकि अलग अलग चीज़ों के लिए लोग जो है अलग अलग जाए। तो ये हायरार्की क्या है, अलो करती है कि अपील और रिव्यू जो है और रिव्यू जो है सेफ गार्ड कर सके क्या प्रिंसिपल जो फेयरनेस का और अकाउंटेबिलिटी है जुडिशियल सिस्टम में, ठीक है। ओके, तो ये कुछ जो है हमने जो है स्ट्रक्चर और फंक्शंस और ज्यूरिस्डिक्शन जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हमने पढ़ ली। ओके, नेक्स्ट चलेंगे
नेशनल जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम नालसा भी कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये क्रिएट की गई है थ्रू द एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के द्वारा इसको बनाया है। एस्टैब्लिश किसके द्वारा की गई है? जो नेशनल लीगल सर्विस क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1987 का है, इसके थ्रू जो है नेशनल नालसा को, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया। ये इंश्योर करने के लिए कि जस्टिस जो है ना, उसका एक्सेस, मतलब वो उसको इंसाफ पाने के लिए लोगों को भाई कोई जरिया भी तो चाहिए ना, वो सबको मिले जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस सबके लिए हो। ये ना हो कि गरीब कुछ जस्टिस के लिए जो है कोर्ट का जो है दरवाज़ा खुले ही ना उसके लिए, अमीर के लिए खुल रहा है या किसी कास्ट के लिए खुल रहा है, किसी के लिए नहीं खुल रहा है, किसी रिलीजन को खुल रहा है, नहीं, सब के लिए। और पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, जिनके पास उतना पैसा नहीं है या फिर उतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लिए जो है इंसाफ मुहैया करवा सके, उन्हें मिल सके। तो इसका मिशन है प्रमोट करें जस्टिस की से बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सबको मिलनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। और प्रोवाइड भी करता है फ्री भी लीगल एड, जिस जो जो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव क्या है जस्टिस का? फ्री लीगल एड, कि प्रोवाइडिंग कि लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को और बाकी एलिजिबल पर्सन्स को। एक्सेस टू, जैसे कि नहीं कोई सिटीजन्स भी जो है, नो सिटीजन उसको डिनाई नहीं किया जाएगा जस्टिस सिर्फ इस वजह पे कि उसके पास क्या है, फाइनेंशियल जो है या फिर कोई दूसरे बैरियर्स, समझे, कि उसके पास पैसा नहीं है या फिर फलानी कास्ट से या फलाने रिलीजन से है तो उसको नहीं मिलेगा। लीगल अवेयरनेस भी देखो, नालसा का ये भी है कि हमने जो है लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करनी, एजुकेशन लिटरली लीगल और अवेयरनेस अपने सिटीजन्स में, कि किस तरीके से आप लोग जो है, अगर आपके साथ ये क्राइम हुआ तो आप कैसे जस्टिस, आप कैसे इंसाफ ले सकते हो कोर्ट से, अगर आपके साथ चोरी हुई है तो कैसे ले सकते हो, बलात्कार कैसे ले सकते हो, आपके पास तलाक लेना है कैसे ले सकते हो, मैरिज रिलेटेड कोई इशू है तो कैसे ले सकते हो, आपको कोई बच्चे की कस्टडी चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। तो ये चीज़ें अवेयरनेस लोगों में डालने के लिए भी है नालसा, उनको बताया जा रहा है। लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाइए, जिनको पीपल कोर्ट भी कहते हैं, एक एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए, विक्टिम रिहेबिलिटेशन और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो विक्टिम है उसे सपोर्ट किया जाएगा जिसके साथ क्राइम हुआ है। समझे कि नहीं समझे? ओके, इस तरीके से जी है ये चीज़ें चलेंगी। ओके, स्ट्रक्चर क्या है नालसा का? हम लोग थोड़ा नालसा का स्ट्रक्चर पर देखो। नालसा का स्ट्रक्चर क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सर्व कर रहा है, सर्व्स एज ए एक्स ऑफिसो पैटर्न इन द चीफ ऑफ नालसा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व करता है एक एक्स ऑफिसो, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एक सर्विंग या रिटायर्ड जज कोई सुप्रीम कोर्ट का, वो अपॉइंट किया जाता है एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है, जो डिसीजंस लेगा किसके, नालसा के, ठीक है, जो उनके एग्जीक्यूट करेगा, जो उनके जो रूल्स, जो उनके कानून, जो उनकी बातें हैं, जो उनको फंक्शंस है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, ठीक है। अब ये है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज भी बनाई गई हैं इस एक्ट के थ्रू, जो फंक्शन करती हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर, और हेडेड होती है चीफ जस्टिस एज ए पैटर्न, और कोई रिटायर्ड या सर्विंग जज जो है हाई कोर्ट का एज चीफ एग्जीक्यूटिव। ये एक सिंबॉलिक फिगर है, ये जो है रियल एग्जीक्यूटिव है, ये काम शाम सारा देखता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनाई गई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर काम करती हैं एज ए चेयरपर्सन। फिर तालुका लेवल पे भी बनाई गई है, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, हर एक जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर एक लेवल में जो एक फेडरल सिस्टम में होता है, वहाँ एक हायरार्कीज में जो है नालसा को प्रोवाइड किया है, ताकि एक पिछड़े हुए बैकवर्ड एरिया में भी किसी को जो है जस्टिस मिले। बिकॉज विदाउट जस्टिस नथिंग इज पॉसिबल, नाइदर पॉलिटी, नाइदर इकोनॉमी, नाइदर सोशल, एवरीवेयर जस्टिस इज द कॉर्नर स्टोन। ओके, अब फंक्शन देखो, फंक्शंस है कि लीगल एड प्रोवाइड करनी है किन लोगों को, मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे वुमेन और चिल्ड्रन को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को, जो विक्टिम है किसी ट्रैफिकिंग के या नेचुरल डिजास्टर्स के, या पर्सन जो किसी कस्टडी में, इंक्लूडिंग प्रिजनर्स को भी जो है नालसा जो है लीगल एड प्रोवाइड करता है। कोई डिसेबिलिटीज़ के साथ है या कोई गरीबी की वजह से इंसाफ, तो इन लोगों को इंसाफ देना है। ये लोग किसी की तरह की भी कोई इन पे क्राइम इन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके लिए इनको इंसाफ दिया जाएगा। क्योंकि इफ पीपल स्टॉप बिलीविंग इन द जस्टिस ना, तो होल वर्ल्ड जो है ना विल स्टार्ट टू क्रम्बल। जस्टिस इज द फंडामेंटल थिंग जो है ह्यूमन रेस के लिए। जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस आज से नहीं, स्टोन एज से हो रही है। ओके, लीगल अवेयरनेस और एजुकेशन देखो कंडक्ट किए जाएंगे, कैंप्स, लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरीके से कैसे आप रेमेडीज़ जो है लीगल राइट्स और अपनी रेमेडीज़ ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, आपके पास ये राइट्स हैं, अगर इसको वॉयलेट किया जाए तो आप ऐसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो,
ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखो ये जो है ना अल्टरनेट मतलब ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोक अदालत के द्वारा, जो है मतलब एक फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग की तरह होती है लेकिन कोर्ट से बाहर, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के थ्रू एक कॉस्ट इफेक्टिव और स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। इतना पैसा नहीं लगता, कोर्ट के लीगल झंझट, तारीखें और फिर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ये अलग से बैठ कर जो है डिसाइड की जाती है। पहले इन दोनों पार्टीज से जो है ना पूछा जाता है क्या आप लोग आउटसाइड द कोर्ट जो है ये फैसला जो है करवाना चाहते हो, ठीक है। एक बात रखना, एडीआर में जो है ना लोक अदालत में ये बाइंडिंग होती हैं डिसीजंस, ठीक है। तो ताकि ये लोग जो है ना, हम बहुत ज़रा लोकल्स आप देखोगे, आप अगर पूछोगे अपने एंसेस्टर से भी या फिर अपने रिलेटिव से भी जो ओल्डर इन एज हैं, जो वो लोग कोर्ट के बाहर फैसला लेते थे, उन्हें लगता था कि कोर्ट में जाएंगे तो तारीखें होंगी, चलना पड़ेगा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, पैसा देना है, तो हम लोग कोर्ट के बाहर ही क्यों ना अपना डिस्प्यूट जो अपना झगड़ा जो है वो रिजोल्व कर लें। दो पार्टीज़ मिलके इनमें बहुत सारी लोग होते हैं बीच में, आर्बिटर और कंसिलेशन, तीन स्टेज होती है ना, मीडिएशंस और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन, ठीक है। तो ये लोग जो है बीच में जो है तीसरा चौथा बंदा जो है इन दोनों का जो है फैसला वही निपटा देगा, ठीक है। डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन, देखो नालसा जो है ना इंश्योर करता है कि ये चीज़ें अफेक्टिवली जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं रिलेटेड टू जस्टिस वो क्या हो, लोगों तक पहुँचे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो इफेक्टिवली। ये सुपरवाइज करते हैं बहुत सारी जो एड क्लिनिक्स हैं और पैरालीगल जो वॉलंटियर करते हैं क्लिनिक्स, और ये चीज़ें इनको ये नॉलेज पहुँचाने तक ग्रास रूट लेवल तक। जो लोग विक्टिम हैं, विक्टिम रिहेबिलिटेशन मतलब प्रोवाइड करते हैं लीगल सपोर्ट और असिस्टेंस जो क्राइम के विक्टिम है, किसी की चोरी हो गई, किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, तो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाए, ठीक है। लोक अदालत जो है ना एक नालसा का की इनिशिएटिव है। लोक अदालत जो एक इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। नालसा जो अथॉरिटी एक्ट है, लीगल सर्विस एक्ट है, ये इसके व्यू है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो रिजोल्व किया जाए एक एम्बिकेबली एंड और कॉस्ट फ्रीली, मतलब कॉस्ट फ्री, कम पैसा लगे। डिसीजंस जो हैं वो बाइंडिंग होते हैं और अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों पार्टीज मानती हैं कि हम कोर्ट के बाहर जो है अपना फैसला करवाएंगे किसी तीसरे बंदे से, तो ये जो है फिर अपील नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फैमिली कोर्ट इंडिया, ये भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट जो 1984 का है उसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड करना एक स्पेशलाइज्ड फोरम, एक स्पेसिफिक फॉर्मर जहाँ पे जो है डिस्प्यूट जो है फैमिली और मैट्रिमोनियल जो इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड जो है हम लोग जो है ये एक स्पीडली वे में जो है लेस फॉर्मल रेजोल्यूशन में फैमिली मैटर जो है डिस्कस किया जा सके। इसके बड़े फ़ायदे हैं फैमिली कोर्ट के। ये देखो ना, एक तो सेटलमेंट प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट का, और एक प्रोवाइड करता है एक कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम पैसा लगेगा जस्टिस प्रोवाइड करने में फैमिली मैटर में, और जल्दी हो जाता है। कोर्ट में बहुत दिन लग सकते हैं क्योंकि कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस होते हैं, डेट्स मिलती हैं। ये देखो एडवर्सल नेचर ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं, देखो कोर्ट में जाओगे वहाँ जो है फॉर्मल वेज होते हैं, कुछ अपील करनी पड़ती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उसके लिए जो है कोर्ट में चलना पड़ता है तुम लोगों को कई दिनों तक, है ना। और क्या है, वो मैटर जो है पब्लिक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है जो सेंसिटिव फैमिली मैटर्स होते हैं जो, और ये प्राइवेसी में सोल्व हो सकते हैं, फैमिली कोर्ट्स का ये फ़ायदा है, ठीक है। बदनामी से लोग बच जाते हैं। जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट का, देखो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है फैमिली कोर्ट का है वो मैट्रिमोनियल कॉजेज़ में, जैसे डिवोर्स या कोई एनलमेंट ऑफ मैरिज, मतलब किसी मैरिज को जो खारिज करना है, ख़त्म करना है, या री इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्सुअल राइट्स होते हैं ना बिटवीन मेल एंड फीमेल। अच्छा, या फिर कोई जुडिशल सेपरेशन, या किसी चाइल्ड की कस्टडी या उसकी गार्डियनशिप किसी को देनी है, कोई अच्छा कस्टडी मेंटेनेंस या वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में, गार्डियनशिप रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाए या किसी पर्सनल लॉ के लॉज में, ठीक है, उसके रिलेटेड है। देखो ये आर्टिकल 1 to 5 ऑफ जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना, इसको फॉलो करते हुए होता है, ठीक है। क्लेम्स जो है स्पाउजल या चाइल्ड सपोर्ट के, किसी कोई डिवोर्स हो गया तो वुमेन जो है चाइल्ड सपोर्ट मांग रही है ना, या उसके क्लेम्स हैं कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पे या किसी चीज़ पे, तो उसके रिलेटेड भी हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या डिवीजन जब प्रॉपर्टी का होता है, या डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी अराइजिंग जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में जो है इस तरह के डिस्प्यूट्स जो है प्रॉपर्टी पे कि मुझे ये आधी चाहिए आधी इसको चाहिए, उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए, या और भी बहुत सारे फैमिली मैटर होते हैं जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं। फैमिली क्या है, देखो इसके फीचर जो है फैमिली कोर्ट के वह पहला है कंसिलिएशन फोकस, मतलब फैमिली कोर्ट सबसे पहले ये प्रोटाइज करता है कि डिस्प्यूट जो है ना थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन हो बिफोर लिटिगेशन, मतलब केस फाइल करने से पहले ना बातचीत से फैसला हो।
काउंसलिंग हो, समझाया जाए दोनों पार्टीज़ को कि ये आप जो है चीज़ ले सकते हो, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल प्रोसीजर है, कोई रेगुलर कोड जो है, अनलाइक रेगुलर कोड, फैमिली कोड जो है ना वो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, ठीक है। और लेस जो है इम्पैक्ट एडवर्सल, लेस एडवर्सल मतलब कम इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, देखो कोर्ट के पास ना सोल अथॉरिटी है, मतलब इसके अलावा बाहर किसी के पास नहीं कि वो फैमिली डिस्प्यूट्स को इंश्योर करे कि कोई, इससे ये इंश्योर होता है कि दूसरी कोर्ट्स की जो है जुरिस्डिक्शन ना हो। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी प्रोवाइड करती है ना। देखो प्राइवेटली ये चीज़ें इज्जत और डिग्निटी के साथ जो है पार्टी सोल्व कर लेगी, पब्लिक में नहीं आएगी। एक दूसरे पे जो है ना सवाल उठाएंगे तो लोगों को में आएगी ना। एक्सपर्ट के असिस्टेंस में देखो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जो हैं या सोशल वर्कर्स जो हैं, है ना, वो काम करते हैं इनके साथ अंडरस्टैंड करने के लिए, इनकी इश्यूज़ जो हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो उनको रिजोल्व करने के लिए। कहते हैं ना रिश्ते बनाने के लिए शायद 2 ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिश्ते निभाने के लिए और उनको बरकरार रखने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो नो रिक्वायरमेंट फॉर लॉयर, ठीक है। पार्टीज़ जो है ना वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ताकि जो लीगल कॉस्ट है, जो पैसा लग रहा है, उसका बर्डन कम होगा। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखो, जजेस जो है ना, फैमिली कोर्ट का जो है ना, जो वो एक जज होता है जो अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस फैमिली कोर्ट को जो है प्रिसीड करेगा। किसके साथ? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करती है, उनकी सलाह लेकर जो है फैमिली कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करती है। लेकिन उनके पास जो है कुछ जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए फैमिली लॉज के रिलेटेड मैटर्स में। कंसिलिएशन और मीडिएटर्स जो होते हैं, फैमिली कोर्ट जो एम्प्लॉय करती है, कुछ ट्रेन कंसिलिएटर और मीडिएटर फैमिली कोर्ट खुद करती है, ठीक है, ताकि ये जो है इन लोगों को समझा सकें, ठीक है। एडवांटेजेस क्या? स्पीडी रेजोल्यूशन, जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा कम लगता है, मैकेबल जो सेटलमेंट्स होते हैं, एम्फसाइज करता है कि जब बातचीत हो, समझा बुझा कर जो है मसले सोल्व हो जाए। चाइल्ड ओरिएंटेड अप्रोच ली जाती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है कि बच्चे के कस्टडी और उसकी वेलफेयर, उसकी मेंटेनेंस मैटर पे फोकस किया जाता है। ये है ना कि 2 रिश्ते टूटने के बाद एक चाइल्ड जिसका कोई कसूर नहीं है, वो सारे कॉन्सिक्वेंस जो है इनके जो है लफड़े के, वो है डिस्प्यूट्स के जो है सह रहा है। एक्चुअल विक्टिम तो वो बन जाता है ना जिसका कोई कसूर नहीं। लास्ट एक चीज़ पढ़ते हैं, ग्राम न्यायालय, ठीक है। ग्राम न्यायालय जो हैं वो विलेज कोर्ट्स हैं। ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। जो हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय तो एंशिएंट टाइम से चल रहे हैं। ये प्रोवाइड करते हैं कुछ अफोर्डेबल, स्पीडी और एक्सेसिबल जस्टिस लोगों को जो रूरल एरियाज़ में। ये स्टैब्लिश अंडर किसके एक्ट? ग्राम न्यायालय एक्ट जो 2008 का है। इसका इनिशिएटिव है कि हम जो है डिसेंट्रलाइज जुडिशरी, ताकि लोगों के करीब कम्युनिटीज़ रूरल एरियाज़ में, वहाँ हाई कोर्ट थोड़ी है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, वहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट थोड़ी है, जज सबऑर्डिनेट कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो ये न्यायालय जो है ना ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एक डिसेंट्रलाइज जुडिशरी शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन द बिग टाउन्स एंड बिग सिटीज़, इन रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन लोगों को भी एक्सेस मिले जस्टिस का। जस्टिस जो है, इंसाफ जो है इन लोगों की, इन पॉपुलेशन के करीब, रूरल पॉपुलेशन के करीब है, पर्टिकुलरली जो रिमोट एरिया है, यहाँ जल्दी ट्रायल हो, जल्दी डिस्पोज किए जाएँ जो हायर कोर्ट पे, जो ताकि ये केसेस के बर्डन ना पड़े। एक कॉस्ट इफेक्टिव जो मिनिमाइज करती है लिटिगेशन कॉस्ट रूरल सिटीजन के लिए। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस भी है, प्रोवाइड करती है कि कंसिलिएशन और मेडिटेशन जो है प्राइमरी मूड है, सबसे पहले बैठ के बातचीत की जाए, फैसला तब हो जाए, तभी फैसला हो जाए तो बेहतर है, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, ठीक है। कुछ की फीचर हैं, लोकेशन और मोबिलिटी। देखो ये जनरली लोकेटेड होते हैं इंटरमीडिएट, मतलब पंचायत लेवल पे या रूरल एरियाज़ में, ठीक है। जज में ट्रैवल विलेजेस में भी जा सकता है जो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, ट्रायल कंडक्ट करने के लिए, हियरिंग के लिए, ताकि ये पीपल इन रूरल एरियाज़ जो हैं, जो गरीब लोग हैं या जो अपना काम को आज ना छोड़ पाएँ और बड़ी सिटीज़ में जाकर ट्रैवल करेंगे रूरल एरिया से और फिर जाके केस की सुनवाई सुनेंगे, उससे अच्छा है, ठीक है। ये जो है यहीं पे जो है इनका जो है मसला जो है हल हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर जो है क्या है जुरिस्डिक्शन, देखो सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में होती है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है। सिविल मैटर्स जैसे कोई लोकल लॉज या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई जनरल केस है रूरल एरियाज़ का, या फिर क्रिमिनल केसेस में जहाँ ऑफेंस जो है पनिशेबल है, ऐसा कोई क्राइम कर दिया जाए जिसके लिए जो है 2 साल तक की जो है सज़ा आपको मिल सकती है, ओके, उन केसेस में भी, ठीक है, अप टू 2 साल की सज़ा, फाइन या दोनों। ग्राम न्यायालय जो है ना, इसने एक सिंप्लीफाइड और एक इनफॉर्मल प्रोसीजर है बाकी कन्वेंशनल कोर्ट के अलावा। ये जो है बातचीत, ये जो है फैसला सुनाने की, एक दूसरे दोनों पक्षों को जो है किसी तरीके से जो है एक डिसीजन पे लाने के लिए कोर्ट है, ठीक है। मोबाइल कोर्ट्स भी हैं। देखो ये जजेस जो हैं वो जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को होल्ड करते हैं डिफरेंट जो है गाँव में, जहाँ जहाँ उनकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ जाकर, ठीक है। अपील जो है
इनकी अपील जो है क्रिमिनल केसेस में वो जो है सेशन कोर्ट में सुनी जाती है और सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक है, इन ग्राम न्यायालय इसकी, ठीक है। जुरिस्डिक्शन देखो, क्रिमिनल केसेस में जुरिस्डिक्शन देखो, केसेस जो इंडियन पीनल कोड या दूसरे लॉज में ऑफेंसेस जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, जैसे थेफ्ट है, असोल्ट है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, या मिसचीफ काजी, कोई डैमेज किसी की प्रॉपर्टी को दे दिया, किसी की कार तोड़ दी, किसी की गाड़ी तोड़ दी, ऐसी चीज़ें, मतलब है ना। सिविल केसेस में जैसे मैटर कुछ स्पेसिफिक, जैसे प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, या कोई मनरेगा एक्ट के अंदर कोई जो है किसी की जो है वेजेस नहीं दी गई हैं, या वेजेस के पैसे नहीं पहुंचे हैं, या फिर कोई हाजिरी नहीं लगी, इस तरह के छोटे छोटे केसेस भी हैं। लैंड डिस्प्यूट, टेनेंसी, या फिर कोई एग्रीकल्चर डिस्प्यूट है ना, चाचा की, दोनों चाचा लोग लड़ रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, उनके बापू मर चुके हैं तो उन्होंने कोई फैसला नहीं किया, दोनों भाइयों की लड़ाई चल रही है। छोड़, हमारे लिए ये केसेस छोटे हैं हो सकते हैं क्योंकि हम बिग सिटीज़ में रहते हैं, बट इनके लिए ये केसेस आर मोर, लाइफ और डेथ का सवाल होता है। डिस्प्यूट कोई किसी सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरह दी गई है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल के कोई पंचायत, कोई सरपंच, कोई ये खा गया है, कोई मेंबर खा गया है, होता है ना पैसा, कोई पंचायत का सेक्रेटरी खा गया है, तो उसके रिलेटेड भी होता है। ये इनकी जुरिस्डिक्शन, ओके। एडवांटेजेस क्या हैं, देखो, एक तो ये एक्सेसिबिलिटी मिलती है लोगों को जस्टिस के लिए, जिनको पता नहीं है कहाँ जाना है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, इंपावर करता है रूरल एरिया को, उनके लीगल फ्रेमवर्क जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, इंप्रूव करता है उनके अवेयरनेस और राइट्स, ठीक है। उनके बहुत सारी खामियां जो जुडिशरी ऊपर से नहीं कर सकती, हाई कोर्ट्स और जो है सुप्रीम कोर्ट जो नीचे तक आके नहीं देख सकती, वो ये ग्राम न्यायालय जो है प्रोवाइड करता है। एक विजन है कि इवन द जो लोग जो हैं बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ में रह रहे हैं उनको भी जस्टिस प्रोवाइड करती है। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो स्लो हैं ग्राम न्यायालय को सेटअप करने के, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हैं, लेकिन लेक ऑफ अवेयरनेस जो है सिटीजन्स में जो है कि ग्राम न्यायालय जैसी चीज़ भी कोई है, वो भी एक बड़ा इशूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स का एक इशू है, अवेयरनेस एक और इशू है, लोगों को पता ही नहीं है, ट्रेन ऑफिशियल्स नहीं है। देखो, ये कुछ इशूज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ ग्राम न्यायालय से। जुडिशियल ऑफिसर्स ज़्यादा नहीं है, ट्रेन या फंडिंग उतनी नहीं है। रेजिस्टेंस है लीगल प्रोफेशनल्स का, देखो लॉयर्स और जो बार एसोसिएशन है वो रेजिस्ट करती हैं कि ये सिंप्लीफाइड और इनफॉर्मल प्रोसीजर्स, उन्हें लगता है कि कोर्ट में आएगा तो उनकी इनकम होगी ना। वे फॉरवर्ड क्या है कि लोगों के में अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी, हमें कैंपेन करने पड़ेंगे, हमें एजुकेट करने पड़ेंगे जो रूरल सिटीजन्स हैं कि क्या उनके हक हैं, वो अपनी जस्टिस ले सकते हैं ग्राम न्यायालय से। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जुडिशियल ऑफिसर को कुछ एडुकेट ट्रेनिंग और उनके सपोर्ट स्टाफ को, ताकि वो बेटर जस्टिस प्रोवाइड कर सके। बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ सेंटर से दबाव होना चाहिए। लेवरेजिंग ई गवर्नेंस, मोबाइल कोर्ट्स जो हैं वो लॉजिस्टिक चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। ये एक देखो, ग्राम न्यायालय जो है ना एक सिग्निफिकेंट जो है, एक सिग्निफिकेंट और एक मेजर स्टेप है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल कुछ के जस्टिस फॉर ऑल जो आर्टिकल 39A के अंदर दिया हुआ है हमारे DPSP ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें सबको जस्टिस प्रोवाइड करनी है। तो ये रिजोल्व करने के लिए डिस्प्यूट इफेक्टिवली लोकली और हेल्प करने के लिए रिड्यूस जो हाई कोर्ट्स के बर्डन है, और फोस्टर हमने कॉन्फिडेंस फोस्टर करना है जुडिशियल सिस्टम में, ताकि रूरल एरिया पीपल जो है ना, रूरल पीपल्स को भी क्या है, एक कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमारे साथ कोई गलत हो गया है तो जुडिशरी है हमें इंसाफ दिलाने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस इन लोगों में जो है हम लोगों को भरना पड़ेगा। नो डाउट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कुछ स्टाफ का इशू है, कुछ लिटरेसी अवेयरनेस का भी इशू है लोकल पीपल्स में, बट वी हैव टू वर्क टूवर्ड दीज थिंग्स टू अचीव इट। हाथ पे हाथ धरे से तो नहीं होगा ना, ओके। तो ये कुछ थी, आज हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है कोर्ट्स रिलेटेड, देखो हमने जो है सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, ठीक है, उसके सारे जुरिस्डिक्शन हर चीज़ पढ़ी, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर। फिर हमने हाई कोर्ट पढ़ा, ठीक है, उसका सारे डिटेल में। फिर हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओके। तो हमने जुडिशरी जो है ऑलमोस्ट जो है डिटेल में जो है कवर कर ली, ओके, ठीक है। अब एक छोटा सा चैप्टर बचता है जुडिशरी रिलेटेड, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है स्टेट को, स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ रिस्पेक्टिव स्टेट्स की जो आर्टिकल 371 के अंदर आती हैं, है ना। तो स्पेशल प्रोविजंस जो है उसके बारे में जो है हमने पढ़ना है, और फिर जो है स्टेट की जितनी भी मशीनरी है उसके बारे में हम कंप्लीट हो जाएंगे। लेजिस्लेचर से हमने, हाई कोर्ट से हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हमने ट्रिब्यूनल्स पढ़ लिए, हमने सब कुछ, ये एक 371 रहता है, तो ये हम आज ही करेंगे, ठीक है।
ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग जो है मूव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की तरफ। शायद उससे पहले कुछ और भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जिनको कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्या बचता है वैसे, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, उसके बाद हमने क्या करना है। हाँ सॉरी, हमने जो है 371 जो है ना वो स्पेशल प्रोविजन वाला, वो पढ़ने के बाद जो है हमने दो चीज़ें पढ़नी है। लोकल गवर्नमेंट, ये भी तो स्टेट के अंदर आती हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो 92 और 90 जो वो अमेंडमेंट एक्ट था जो 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें पंचायत राज आता है और जो है म्यूनसिपलिटीज़ आती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है।